राजस्थान के कुचामन सिटी में गैंगस्टर रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण द्वारा करवाए गए रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले में जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही चिंताजनक है। गैंगस्टरों ने इस स्थानीय नौजवानों को सुपारी देकर शूटर, मददगार, शरण देने वाले हायर किए और स्थानीय नौजवानों से ही रमेश रुलानिया की हत्या करवा दी। कुचामन सिटी में एसपी ऋचा तोमर ने जो खुलासा किया है और उसमें जो बातें निकली है वो बहुत ही चिंताजनक रुझान नागौर, डीडवाना व शेखावाटी क्षेत्र के लिए है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान जब रमेश रुलानिया व 5 व्यापारियों से रोहित गोदारा ने 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की फिरौती मांगी, तब रमेश रुलानिया ने यह कहा था कि वो तो 100 रुपए भी नहीं देंगे और इससे डेस्परेट हुए रोहित गोदारा ने तभी ठान लिया था कि मुझे इसका जवाब देना है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक गैंगस्टर जो विदेश में बैठा है, जो मेहनतकश व्यापारियों को फोन करके फिरौती की डिमांड करता है और जब कोई व्यक्ति देने से इनकार करता है तो वो गैंगस्टर ये ठानता है कि उसे इसका बदला लेना है। और कुचामन सिटी की पुलिस और रमेश रुलानिया अक्टूबर-नवंबर 2024 में जब यह घटना हुई तब बहुत ही सतर्क रहे। पुलिस से लेकर व्यापारियों ने इस पूरे मामले में सतर्कता बरती, लेकिन जब कुछ महीने बीत गए तो मामला आया गया हो गया। लेकिन उधर रोहित गोदारा इस पूरे मामले में फिरौती देने से इनकार करने वाले रमेश रुलानिया को अपना दुश्मन मानकर बैठ गया और उसने तभी प्लान बनाना शुरू कर दिया कि रमेश रुलानिया को टारगेट करना है। इसके पीछे की दूसरी वजह यह भी मानी जा रही है कि व्यापारियों ने फिरौती देने से तो इनकार किया ही, साथ में रमेश रुलानिया ने यह तो कह दिया कि वो तो 100 रुपए भी नहीं देंगे। और जब रोहित गोदारा को लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है तो उसने अपने दूसरे साथी वीरेंद्र चारण की इसमें मदद ली, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में रोहित गोदारा से ज्यादा वीरेंद्र चारण के फुटप्रिंट है। चूरू से लेकर इस पूरे शेखावाटी बेल्ट में वीरेंद्र चारण कई अपराध की वारदातें करने के बाद विदेश भागा था। वीरेंद्र चारण कोई नया गैंगस्टर नहीं है, वो यहाँ पुराने गैंगस्टरों के साथ काम कर चुका था। रोहित गोदारा ने इस मामले में जिम्मेदारी सौंपी वीरेंद्र चारण को और जब वीरेंद्र चारण के हाथ में यह जिम्मेदारी आई कि रमेश रुलानिया को टारगेट करना है तो वीरेंद्र चारण ने इस पूरे प्रकरण में बोरावड़ निवासी पवन चारण को रमेश रुलानिया की हत्या करने की सुपारी दे दी। और पवन चारण को लगा कि यह मामला बहुत ही बड़ा है तो उसने अपने साथ जोड़ा बोरावड़ के ही गणपत गुजर को। वीरेंद्र चारण को जिम्मेदारी सौंपी रोहित गोदारा ने और फिर वीरेंद्र ने सुपारी दी पवन चारण को। पवन चारण को लगा कि मेरे अकेले के बस की बात नहीं है तो उसने शामिल किया गणपत गुजर को और इसके बाद पवन चारण व गणपत गुजर इन दोनों ने मिलकर प्लान शुरू किया और उस प्लान में इन्होंने कई लोगों को जोड़ा, विशेषकर अजमेर के धर्मेंद्र, मकराना के जुबेर, बोरावड़ के महेश गुजर और इसके अलावा स्कॉर्पियो उपलब्ध करवाने वाले 2 और नौजवान। इन सब को बड़ा लालच दिया गया, नशे की लत और पैसा कमाने का लालच ऐसा रहा कि ये नौजवान इसमें शामिल हो गए और इसके बाद ये पूरा ग्रुप तैयार हुआ और हत्याकांड को अंजाम देने के लिए इन्हें जो 2 जरूरी चीजें चाहिए थी उसकी व्यवस्था शुरू की गई। पहली सबसे जरूरी चीज इनके लिए थी हथियार। वो हथियार ये गैंग ही उपलब्ध करवाती है। गैंग का कोई गुर्गा शूटर को हथियार देने के लिए आता है, उस हथियार का उपयोग होता है और फिर हथियार वो वापस लेकर चला जाता है। यह तक पूर्व की वारदातों में हुआ है। अब इस वारदात में शूटर ने जिस हथियार से गोली चलाई वो हथियार ये गैंग वापस लेकर चली गई या अभी शूटर के पास ही है, ये जब पुलिस जांच आगे बढ़ाएगी तब पता चलेगा। हथियार के अलावा दूसरी जरूरी सामग्री इनके लिए रही वाहन, या तो बाइक की व्यवस्था हो या लग्जरी गाड़ी की व्यवस्था हो।
नहीं तो 2 से 3 गाड़ियों की व्यवस्था हो, इस तरीके का प्लान इन्होंने बनाया। अब टोंक के बेरोनी क्षेत्र में आने वाले जोला गांव के खुशीराम व दिनेश चौधरी, ये दोनों भी इनकी बातों में फंस गए और स्कॉर्पियो उपलब्ध करवा दी। गैंग इनको बड़ा ही हाईटेक वेपन तो दे ही रही है, हथियार मिल रहा है, और स्कॉर्पियो उपलब्ध करवा दी खुशीराम और दिनेश चौधरी ने। बाकी के जो युवक जो पकड़े गए 7 जने, इनमें खुशीराम और दिनेश चौधरी ने स्कॉर्पियो दी। पवन वो व्यक्ति है जिसने सुपारी ली, और दूसरा जो फरार है उसने सुपारी को आगे टर्न किया। इस तरीके से ये पूरा प्लान बना। अब जब इन बदमाशों के पास स्कॉर्पियो आ गई, हथियार गैंग से आ गया, तो प्लान हुआ शूटर का। अब संभावित तौर पर ये जो 4 लोग फरार हैं गणपत सहित, गणपत के अलावा जो 3 युवक है, इनमें से ही एक शूटर है, और ये चारों फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। अब जब शूटर मिल गया, गाड़ी मिल गई, वेपन मिल गया, तो तारीख हुई तय। अब तारीख तय करने के पीछे भी कई लोगों की भूमिका रही होगी, और वो भूमिका रही रेकी की। अब जो 7 जने गिरफ्तार हुए हैं, ये कोई ऐसे ही तो गिरफ्तार हुए नहीं, इनमें से ही किसी ने कई दिन तक रेकी की होगी। ये पता लगाया होगा कि रुलानिया कब घर से निकलते हैं, कब अपने प्रतिष्ठान पर जाते हैं, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ जाते हैं। जब इनको पता चल गया कि सुबह के समय ये जिम जाते हैं, और इन्होंने कोई और भी प्लान बनाया होगा। आमतौर पर ये गैंग जब भी वारदातें करती है तो 1 से ज़्यादा प्लान अपने पास रखते हैं, और उनमें से जो सूटेबल प्लान होता है, जो सबसे ठीक लगता है, उस प्लान को ये चुन लेते हैं। तो इन्हें लगा होगा कि रमेश रुलानिया जिम में सुबह सुबह जाते हैं, भीड़ नहीं होती, और सुबह का समय इनके लिए सबसे सूटेबल रहेगा। अब जब हथियार मिल गया, गाड़ी मिल गई और जगह मिल गई, रेकी ने कंफर्म कर दिया, तब इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब ये जो गैंग है, या जो विदेश में बैठे गैंगस्टर जितने भी है, चाहे वो किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये स्थानीय फुट सोल्जर को यानी शूटर को बहुत ही हाईटेक वेपन उपलब्ध करवाते हैं। छोटी सी दिखने वाली पिस्तौल कोई छोटी चीज नहीं होती, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन होता है। आमतौर पर पिछले कुछ सालों से ये गैंगस्टर जितनी भी वारदात करवा रहे हैं, उनमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज करते हैं। 9mm की गोली इससे चलती है, और 9mm का जो हथियार होता है वो बहुत ही मारू हथियार होता है, यानी वो आदमी की जान ले लेता है। और इस मामले में जब रुलानिया की जान चली गई, तो जाहिर तौर पर लग रहा है कि वो बहुत ही हाईटेक पिस्तौल रही होगी, क्योंकि 3 गोलियां शूटर ने चलाई, 2 गोलियां जब लगी नहीं, और इस दौरान रुलानिया जब जमीन पर गिर गए, तो तीसरी गोली शूटर ने जब मारी उन्हें, तो वो गोली कंधे से लगकर पेट में जा धंसी। और इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो वेपन था, जो पिस्तौल था, वो कितना सोफिस्टिकेटेड था। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में अनेकों ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें बहुत ही हाईटेक वेपन पिस्तौल का उपयोग इन गैंगों ने किया है, चाहे वो पंजाब की कोई दूसरी गैंग हो, या रोहित गोदारा की गैंग हो, या कोई और गैंग हो। अब रही बात शफी खान की, शफी खान इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर रोहित गोदारा का शफी खान से संवाद नहीं होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। किसी समय आनंदपाल के लिए काम कर चुके शफी खान ने ही अक्टूबर-नवंबर 2024 में रोहित गोदारा को इन 5 व्यापारियों के नंबर दिए थे, और उसी के बाद रोहित गोदारा ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल किए। जब व्यापारियों ने व्हाट्सएप कॉल उठाने बंद कर दिए, तो उसने ऑडियो मैसेज भेजे, और बाकायदा ये धमकियां दी थी कि ये जो मंत्री है ये बचा नहीं पाएंगे, ये केवल हार चढ़ाने के काम आएंगे। इस तरीके की धमकियां दी गई थी। ये पुलिस भी काम नहीं आएगी। कई ऑडियो उस समय रोहित गोदारा ने इन व्यापारियों के नंबर पर भेजे थे। अब उस मामले में जब घटना हुई, धमकी की 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की फिरौती इन 5 व्यापारियों से मांगी गई थी। तब कुचामन सिटी की पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर मुकदमा दर्ज होने के शफी खान और उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। शफी खान अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर सूरत की तरफ भाग गया था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया।
अब शफी खान के पास एक पेन ड्राइव भी मिला था। उस पेन ड्राइव में रोहित गोदारा और शफी की बातचीत रिकॉर्ड थी। तो वो 4 गिरफ्तारियां तो पुलिस ने कर ली। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी कुचामन सिटी पुलिस की जांच में जब बात निकली कि एक डिब्बा कॉलर है आदित्य उर्फ टोनी, जो मूल रूप से कुचामन का निवासी है और इस वक्त दुबई में बैठकर डिब्बा कॉलर की भूमिका निभा रहा है। तो एजीटीएफ की मदद ली गई। एडीजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में एजीटीएफ की टीम दुबई गई और इस डिब्बा कॉलर आदित्य उर्फ टोनी को गिरफ्तार कर लिया। अब ये जितने भी गैंगस्टर है ये कोई सीधा व्हाट्सएप कॉल नहीं करते, ये व्हाट्सएप कॉल करते हैं डिब्बा कॉलर को, और डिब्बा कॉलर एक दूसरे मोबाइल से कॉल करता है उस व्यापारी को, और फिर हैंड फ्री फोन होते हैं। इसी की जो भूमिका होती है उसे डिब्बा कॉलिंग या डिब्बा कॉलर बोला जाता है, ताकि उस कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सके। किसी और यूरोप के कंट्री, पुर्तगाल या अमेरिका में बैठकर ये गैंगस्टर डिब्बा कॉलर को कॉल लगाते हैं, फिर डिब्बा कॉलर दुबई से कॉल लगाता है उस व्यापारी को जो भारत में किसी जगह पर बैठा है। डिब्बा कॉलर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कुचामन सिटी पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, रिमांड लिया था, फिर जेसी कर दिया। अब इस पूरे प्रकरण में तब तो कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद की जो भूमिका पुलिस की रही, चाहे इसे चूक कहिए, लापरवाही कहिए, या जब 1 साल बीत गया तो पुलिस को और व्यापारियों को लगा कि अब तो पीछा छोड़ दिया होगा, कुछ भी इसमें कोई ना कोई कमजोरी तो रही होगी। लेकिन तब कुचामन पुलिस ने रोहित गोदारा के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया था और रमेश रुलानिया ने भी ये कह दिया था कि मैं तो 100 रुपये नहीं देने वाला। और इसी से बौखलाए रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण को कहा कि अब रमेश रुलानिया को सबक सिखाना है, और वीरेंद्र चारण ने पवन को सुपारी दी। पवन ने अपने साथ गणपत को मिलाया और उसके बाद बाकी लोगों ने मोबाइल उपलब्ध करवाए, रेकी की स्कॉर्पियो उपलब्ध करवाई और फरारी के समय ठिकाने उपलब्ध करवाए, वारदात से पहले ठिकाने उपलब्ध करवाए। ये सारा काम इन 7 लोगों ने किया। शफी की भूमिका सबके सामने पहले से क्लियर है। तो चिंताजनक रुझान यह है कि रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण की ये गैंग इस क्षेत्र में एक्टिव हो रही है और स्थानीय नौजवानों की मदद ले रही है। स्थानीय 20 से 25 साल के नौजवान जिन्हें दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं है, उन्हें यह भी नहीं पता कि इसका रिजल्ट कितना भयानक होगा। उन्हें गैंगस्टर ये लालच देते हैं कि लाखों करोड़ों कमाओगे, नाम होगा, डॉन बनोगे और हम डोंकी लगवाकर विदेश तुम्हें बुला लेंगे, मौज करोगे। इस तरीके के तमाम लालच इन नौजवानों को ये गैंगस्टर देते हैं और इसी का नतीजा होता है कि बेरोजगारी, नशा, पैसा कमाने का लालच, इन सारी परिस्थितियों के कारण ये नौजवान इन गैंगस्टरों के जाल में फंस जाते हैं। इस मामले में ठीक ऐसा ही हुआ। मकराना क्षेत्र में इस तरीके का क्राइम कभी नहीं रहा जब कोई सुपारी ले ले, और ऐसी स्थितियां भी नहीं रही यहाँ। हाँ, गणपत छोटा मोटा बदमाश रहा, लेकिन इतना बड़ा भी बदमाश गणपत नहीं है कि वो इस तरीके से चीज अपने दम पर कर ले। तो गैंगस्टरों ने गणपत को पुश किया, उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसे मोटिवेट किया। तो पवन चारण, गणपत या दूसरे नौजवान, ये सभी रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के जाल में फंसे। उसका नतीजा ये हुआ कि 7 जनों की गिरफ्तारी हो गई और बाकी जो 4 बचे या 4 के अलावा भी कोई और है तो पुलिस जाहिर तौर पर इनको पकड़ेगी। कितने दिन तक ये फरारी काटेंगे, कहाँ कहाँ छुपेंगे। अब जब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है तो हर कोई तो इनको फरारी भी नहीं कटवाएगा। अब जो मुख्य आरोपी इसमें है पवन, जो यहाँ सुपारी लेने वाला, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गणपत, महेश गुजर, धर्मेंद्र उर्फ देवा और जुबैर अहमद, इन चारों की तलाशी चल रही है। अलग अलग तरह की सूचनाएं इन्हें लेकर आ रही है। इनके फुटेज सामने आ चुके हैं। वीरेंद्र चारण ने इनको लेकर एक पोस्ट भी कर दी। तो हो सकता है कि पुलिस ने अपना एक्शन कोई उठाया होगा। 25,000 रुपये का इन पर इनाम है। अभी उन चीजों की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा इन्हें लेकर नहीं की, इन चारों को लेकर। अब पवन चारण वो व्यक्ति है जो वीरेंद्र चारण के संपर्क में रहा होगा या रोहित गोदारा के। तो ये हत्या चढ़ गया तो पूरी चेन पुलिस ने पकड़ ली है। शफी खान, किशनलाल गुजर, खुशीराम, दिनेश, रामकेश, राम सिंह, ये प्यादे रहे। शफी खान तो बड़ा अहम किरदार रहा, लेकिन किशनलाल गुजर, खुशीराम, दिनेश चौधरी, रामकेश और राम सिंह,
ये बस इनके लिए मोरों की तरह रहे, इन्हें मोरों की तरह इस्तेमाल किया। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि डीडवाना की एसपी ऋचा तोमर ने जो खुलासा आज किया है और अहम जानकारी दी है। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये तो सहयोगी पकड़े गए, लेकिन पवन का जो फीडबैक आया उससे यह लगा कि पुलिस ने बहुत ही अहम सफलता हासिल की है। और ये जो नौजवान पकड़ा गया, सुपारी लेने वाला अहम आरोपी, उसी से हुई पूछताछ ने इस पूरे मामले को खोल दिया है। ये पूरा मामला खुल चुका है। बस इन आरोपियों की जो शूटर है और शूटर के जो साथी है, जो गोली चलाने के बाद उसे भगा कर ले गए, उनकी गिरफ्तारी बाकी है। बाकी काम पुलिस ने मोटे तौर पर कर लिया। विदेश में बैठे गैंगस्टरों को भारत लाना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। केवल कुचामन, डीडवाना या इस क्षेत्र के मुकदमे नहीं है, इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे तो हत्याओं के दर्ज हो चुके हैं। और भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने भी इनाम रखा हुआ है। अब ये जो गैंगस्टर इस तरफ क्यों आए, इनका रुख डीडवाना, कुचामन, शेखावाटी की तरफ क्यों हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में कल एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि करीब 1 साल हो गए लॉरेंस बिश्नोई से रोहित गोदारा और गोल्डी बरार जब से अलग हुए हैं, तब से रोहित गोदारा ने अपना ट्रैक बदला है वारदात करने का, और उसका फोकस राजस्थान के कुछ अलग अलग हिस्सों पर है। उस पर एक अलग रिपोर्ट में आपके साथ कल चर्चा करूंगा, और कोई इस मामले में अपडेट रहेगा वो भी जरूर साझा करूंगा। नमस्कार।